ओके, सो टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज बेसिकली स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द ट्वेल्थ। तो इसमें सबसे पहले आते हैं तो रिफ्रैक्शन है क्या। सो बेसिकली अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन में, तो देखो जैसे हमने अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने सबसे पहले जो चीजें पढ़ी थी वो पढ़ी थी क्या रे ऑप्टिक्स में। या अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर जो हम दो चीजें पढ़ रहे थे, एक तो हम पढ़ते थे रिफ्लेक्शन और दूसरा हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया, यह है रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम रिफ्रैक्शन को आगे देखेंगे। अच्छा, तो रिफ्रैक्शन है क्या बेसिकली। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, लाइट जो थी वो एक क्या है, किसी भी शाइनिंग सरफेस से, स्मूथ सरफेस से जब ऐसे इंसिडेंट होती थी तो वो टकरा के किसी अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती थी, तो उसको हम बोलते थे रिफ्लेक्ट होना, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे इन अ सेम मीडियम। ठीक है, ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस। ठीक है, तो ये तो हो रहा था, तो इसमें बेसिकली हम क्या बोलते थे, मिरर से हो रही है। ठीक है, मिरर कैसा एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एक साइड पॉलिश होती है और दूसरी साइड कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। अगर हम बात करें दूसरे के रिफ्रैक्शन में, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे लाइट बाउंस बैक नहीं होती है इवन, ये क्या होती है, बाउंस बैक नहीं होती है, ये क्या करती है, पास थ्रू हो जाती है। पास थ्रू होती है जैसे मतलब कि एक जैसे ग्लास स्लैब लिया मैंने, ठीक है, तो ग्लास जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो अब ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो अब यहाँ से मैंने कोई भी लाइट अगर इस पर इंसिडेंट कराई, ठीक, तो ये लाइट क्या करेगी, ये इसके अंदर से चली जाएगी। ठीक है, ये इसके अंदर चली जाएगी ऐसे। ठीक, ये इसके अंदर पास थ्रू हो जाती थी, पर लेकिन इससे पहले रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन में ये ऐसी चली जाती थी बाहर, रिफ्लेक्ट हो जाती थी, पर लेकिन अब ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अभी ये क्या करेगी, ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कि अंदर इनवर्ड मूव करेगी। ठीक है, यानी पास थ्रू हो जाएगी इसके अंदर। ठीक, तो इसी फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, ये पास होती है, ये मोस्टली में देखने को कहाँ मिलते हैं, लेंसेज में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये लेंसेज के अंदर हो गया, प्रिज्म में हो गया, ठीक है, ग्लास स्लैब हो गए हमारे पास, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली है क्या। तो इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव। अब वेव की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है, इससे जस्ट पहले वाला क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है क्या, लाइट। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसमें वेव का यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट नॉर्मली देख सकते हो, रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू दी अनदर। अब ये मीडियम की बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ मीडियम क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे थे हम कि एक ग्लास स्लैब की, तो ये ग्लास स्लैब हमने यहाँ रखा हुआ है। अब ये लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये तो लाइट एयर में थी ना, ये एयर है, ये क्या है, गैशियस मीडियम है। ठीक है, और ये जो ग्लास स्लैब है ये किसका बना हुआ है, ग्लास का है, और ग्लास कैसा है, सॉलिड मीडियम। चीजों में अंतर नहीं आ गया, तो यानी कि मीडियम चेंज हो गया, यानी कि मीडियम वन था और ये मीडियम टू में आ गया। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो क्या कर जाती है, वो डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि अपना पाथ चेंज कर लेती है। ठीक है, पाथ चेंज कर लेती है। ये पाथ चेंज होना है, जो ये पाथ चेंज हो रहा है लाइट का, यही कहलाता है रिफ्रैक्शन। यही कहलाता है क्या, रिफ्रैक्शन। जैसे कि रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज एंड द आई। भाई लेंसेज तो एप्लीकेशन है जिसमें यूज कर रहे हैं रिफ्रैक्शन का। ठीक है, और आंखों में, यानी कि हम जब दिखता नहीं है हमें, तो क्या करते हैं, जैसे दूर की नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, तो मायोपिया हाइपोमेट्रोपिया क्लास 10 में पढ़ा था, तो उसमें क्या करते हैं, हम लेंसेज का यूज करते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज का, तो वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें से लाइट पास थ्रू होती है। अगर अपने आंखों के सामने मिरर रख देंगे तो कुछ और दिखेगा नहीं, बिकॉज दीज आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। पर लेकिन अगर उसी की जगह हम एक लेंस को रखें, कॉनकेव या कॉन्वेक्स को, तो लाइट पास थ्रू हो सकती है उसमें से। ठीक है, तो सिंपली इसी वर्ड में हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन देखो जैसे इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, एक इंसिडेंट लाइट आई। ठीक है, अच्छा, जिस तरीके से हम मिरर के अंदर कोई भी एक इंसिडेंट लाइट लेते थे और उसके नॉर्मल से जो एंगल देते थे, सिमिलरली यहाँ पे भी हम जो इंसिडेंट लेंगे वो भी उसका क्या एंगल होगा, तो दिस विल बी एंगल आई। ठीक है, अच्छा, अब ये इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस साइड, यानी कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट होने की जगह है, ये क्या करेगा, ये अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये क्या चलेगी, अंदर चली जाएगी। तो अब अगर ये वाला एरिया में एयर मान रहा हूँ, तो दिस कैन बी व्हाट, अगर मैं इसको ग्लास मानते हैं तो सॉलिड हो गया, और अगर लिक्विड में वाटर मानते हैं तो वो लिक्विड हो गया। तो दोनों का मीडियम अंदर चेंज है। अच्छा, चेंज होने का मतलब है, एयर के अंदर मॉलिक्यूल देखे तो गैशियस मीडियम है ना, तो इसकी डेंसिटी कम होगी। और बात करें अगर हम इस वाली सॉलिड की, ग्लास के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। ठीक, तो अब ये डेंसिटी चेंज की वजह से, यानी कि अगर मैं देखूं तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इस कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी कम है। तो ये वाला जो मीडियम, इसकी डेंसिटी कम होती है उसको हम बोलते हैं रेयरर, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर। ठीक, तो अब जब लाइट यहाँ से आई, इंसिडेंट हुई इस पे,
ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे दोनों मीडियम इंटरसेक्ट करते हैं, ये बोलता है इंटरफेस, इंटरफेस बाउंड्री। ठीक है, जहाँ पे दो मीडिया एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये एक अलग सब्सटेंस है, ये अलग सब्सटेंस है। अच्छा, लाइट रे को क्या करना चाहिए था? लाइट रे अगर ध्यान से देखो तो लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन में। तुमने पता है कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। पर इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, इट गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओन पाथ। और ये डेविएशन ही जो हो रहा है ना, दिस इज द रिफ्लेक्शन। यानी कि अब जो ये लाइट रे बाहर अंदर की तरफ आ रही है, ये कैसी लाइट रे हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। और जो एंगल बनाएगी, अब ये कौन सा एंगल बनाएगी? एंगल बनाएगी तो ये आर भी कहलाएगा, और इसका एंगल आर जो कहलाएगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, देन अब ये रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है भाई? तो भाई मेन कॉज जो रिफ्लेक्शन का वो ये है कि सीधी सी चीज देखो कि स्पीड चेंज होना किसकी? लाइट की। अगर जो लाइट एक ग्लास स्लैब में जा रही है या सिंपल से किसी भी चीज में जा रही है, तो लाइट की स्पीड एयर के अंदर कितनी है हमें पता है। अगर मैं इसकी अगर वाटर ले लूं, मान के चलो ये एक वाटर सरफेस है और इसके अंदर एयर है, तो एयर की स्पीड में स्पीड ऑफ लाइट एयर है कितने? 3 × 10⁸ है ना। पर लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो इसमें कितनी जाती है? 2 × 10⁸, यानी कि स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और स्पीड डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? स्पीड डिक्रीज होने की वजह से वो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के कहीं और डेविएट हो जाती है। ठीक है, अब वो डेविएशन कहाँ होगा वो हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के कहीं और डेविएट हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो, यहाँ से एक एग्जांपल दिख रहा है ऊपर, ये दिख रहा है ग्लास। इस ग्लास के अंदर वाटर है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसके अंदर पेंसिल डिप करी तो मुझे क्या दिख रहा है? ये पेंसिल तो जब देख रहा हूँ मैं तो पेंसिल का डायरेक्शन ये है, पर जब हम अपनी आई से देख रहे हैं, ठीक है, तो जब हमने इसको देखा तो हमें यहाँ पे ग्लास भी है सॉलिड के फॉर्म में, एयर भी है और अंदर वाटर भी है। यानी कि 3 मीडियम अलग अलग दे रखे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या दिखती है? पेंसिल हमेशा में कैसे दिखती है? ब्रेक फॉर्म में, यानी कि टूट गई हो। पर एग्जैक्टली टूटी तो है नहीं। ठीक है, कि जब बाहर निकल गई तो स्टिल एक पूरी पेंसिल ही है ना ये तो। पर लेकिन हमें दिखती कैसे? टिल्टेड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, अच्छा, तो मेन रीजन कोई भी पूछेगा कॉज क्या रिफ्लेक्शन का, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट, सीधी सी बात। ठीक है, अब जैसे वही बात हो गई, ये देखो डेंसिटी ज्यादा जहाँ पे होगी, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? डिक्रीज। स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, तो यानी कि अब बात अगर देखें मीडियम में, तो हमारे पास 3 मीडियम है मैटर के हिसाब से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है गैस से, तो जिससे ज्यादा डेंसिटी किसकी? सॉलिड की है। तो यानी कि लाइट जो है वो सॉलिड मटेरियल्स को पास नहीं कर पाती है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो कर लेगी, पर लेकिन स्पीड कम होगी उसकी। लिक्विड में उससे ज्यादा बढ़ जाएगी स्पीड और गैसेस में सबसे ज्यादा होगी स्पीड। ठीक, a light ray reflects whenever it travels at an angle into the medium at a different refractive index। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है? यही है जो लाइट की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। और ये ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होने के कारण स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उस मीडियम को हम क्या बोल देंगे? डेंसर मीडियम। ठीक है, उस मीडियम को क्या बोल देंगे? डेंसर मीडियम। तो दिस चेंज इन स्पीड रिजल्ट इन द चेंज इन द डायरेक्शन, जो उसको डेविएट कर रही है। एज एन एग्जांपल, कंसीडर एयर ट्रेवलिंग इनटू द वाटर, consider air traveling into the water, the speed of light decreases as it continues to travel at a different angle। और अगर हम बार बार चेंज कर देंगे तो अलग अलग उस पर चेंज होती रहेगी। ठीक है, इट टेक प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया यानी कि ये वाला, ये जो लाइन बता रहे हैं ये, ऊपर अगर देखें तो ऊपर एरर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम, तो ये इधर यहाँ पे होता है ये चीज। इसी के बाद अब जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हैं दो। क्या क्या है लॉज? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो वहां पे रिफ्लेक्टेड था, पर यहाँ पे क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया यानी ये वाला पार्ट, नॉर्मल टू द इंटरफेस, ये इंटरफेस है ना। और इस पे नॉर्मल कहाँ है? ये तो जा रही है, नॉर्मल हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर एंड टू द सरफेस। तो नॉर्मल देखो, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल to the interface of the media, all lies on the same plane, same plane पे ही है देखो, are all lies on the same plane। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्या था? वहां पे हम पढ़ते थे रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, पर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या होगा? यहाँ पे रेशियो होगा किसका? एंगल आई का एंगल आर से, जो कि होगा कांस्टेंट के बराबर, जो कि होगा एक कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, और इस चीज को बताया था किसने? स्नेल्स ने। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। यानी कि
एंगल आई ऑन एंगल आर। तो अब इसमें एंगल आई एंगल आर तो हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, इसमें एक एंगल बनेगा कौन सा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब उस कांस्टेंट को हम या तो म्यू ले सकते हैं या फिर उसको हम क्या ले सकते हैं, एन ले सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक। ये जो म्यू और ये एन है, यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट की हम क्या लिख सकते हैं, म्यू या फिर एन। अब बात आती है कि इसको लिखेंगे कैसे। तो अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने एक मीडियम लिया हुआ है, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, ठीक है। तो लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और अंदर इधर से इसमें जाएगी ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यानी कि लाइट दो से एक से आई है, दो में गई, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका देख रहे हैं 2 का, इसके रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में। इस चीज को याद रखना है। इसमें हम एन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर मैं इसको यहाँ से भेज देता, सपोज करो मैं इसको यहाँ से भेजता और ये इधर चली जाती, तो ये हमारे लिए मान के चलो ये सेकंड मीडियम से 1 था, तो मैं कैसे लिखता इसको, लाइट की डायरेक्शन अगर ये होती है इनसाइड से और यहाँ पे बोल रहा हूँ आउटसाइड से, तो इसको हम लिखते हैं म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, सेकंड। और अगर उसके फॉर्म में होता एन के फॉर्म में, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और भी हैं जो इसमें रिलेट करते हैं हमारे, जैसे कि लाइट जो हमेशा फास्टर ट्रेवल करेगी किसमें, एयर में, बट स्लो करेगी किसमें, ग्लास में। अभी पता चल गया हमें ऑप्टिकल डेंसिटीज के थ्रू, यानी कि भाई सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड कम किसकी होगी, लाइट में, सॉलिड में, ठीक है। और लिक्विड में और ज्यादा होगी, और गैस में सबसे ज्यादा होगी। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को मैं सी से देख डिनोट कर सकता हूँ, तो सी यानी कि कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट के लिए, 3 × 10⁸, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है, यानी कि देखो लाइट क्या है, ऑप्टिक्स की तो बात करो लाइट की, तो यानी कि लाइट रेयर मीडियम के अंदर और लाइट डेंसर मीडियम के अंदर। अब जिस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो रेयर मीडियम होगा, है ना। और जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। तो सिंपली अगर बात करें यहाँ पे, अगर मेरे पास एक सॉलिड सरफेस है और दूसरी मेरे पास गैशियस है, तो भाई गैस इज द ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड सॉलिड इज ऑप्टिकल डेंसर। तो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ज्यादा होगी, गैस में ज्यादा होगी और इसमें कम हो गई होगी। फिर व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, अब आ जाती है काम की चीज यहाँ पे, क्या रिफ्लेक्शन में होता कैसे है, ये अब जब कैसे मतलब चेंज कैसे होगा पाथ में, ये कैसे पता लगेंगे कहाँ जा रही है, डेविएशन कहाँ है, डायरेक्शन चेंज कहाँ से हो रहा है। तो जब भी कभी लाइट रेयरर से डेंसर की ओर जाएगी, यानी रेयर मीडियम से डेंसर जाएगी, इसे इस वाले पार्ट में देखो, सेकंड वाले इसमें इमेज में, रेयरर मीडियम है ना, सपोज करो इसको मान लेते हैं एयर और इसको मैं मान लेता हूँ ग्लास, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, रेयरर मीडियम से लाइट इंसिडेंट हुई और कहाँ जा रही है, डेंसर में। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर की ओर जाएगी, तो देखो लाइट को जाना ऐसे था ना स्ट्रेट, पर लेकिन कहाँ चलेगी, इस नॉर्मल के पास, यानी कि हमेशा कहाँ मूव कर जाएगी, डेविएट हो जाएगी, कहाँ, टूवर्ड्स द नॉर्मल, कहाँ हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और उसी जगह अगर हम बात करें कहाँ से, डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर, देखो लाइट अभी भी गई, बट लेकिन यहाँ डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, फिर नॉर्मल। तो लाइट को कैसे जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन में, पर कहाँ चली गई, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गई, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, देखो नॉर्मल से दूर यानी एंगल ज्यादा बन गया, और यहाँ देखो एंगल छोटा हो गया, है ना। इसको हम बोलते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हो गई कि डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर से डेंस आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसी को अगर मैं जैसे एयर और ग्लास को लिखा था, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, म्यू, यहाँ से कहाँ से, इस वाले में देखो, इस वाले में कहाँ आ रही है, रेयर से डेंसर जा रही है ना, एयर से ग्लास में, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। और अगर इस वाले में देखेंगे, तो अगर मान के चलो ये ग्लास है और ये एयर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। अब आ जाता है रिफ्लेक्टिव में कुछ सब्सटेंस का दिया हुआ है, जैसे वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है। अब जैसे जैसे कुछ चेंज करते हैं वैसे से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो वैक्यूम यानी कि एयर की बात हो रही है, वैक्यूम में तो यानी एयर क्या, कुछ है ही नहीं, नथिंग इज देयर, यानी कि स्पेस है खाली। जैसे ही सनलाइट जो होती है वो सन से अर्थ तक के बीच में जाती है, तो बीच में क्या, वैक्यूम ही तो है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी, 3 × 10⁸। अब उसी में हम एयर में आ जाए,
तो एयर और वैक्यूम में देखो कुछ ज्यादा रिलेशन चेंज नहीं है, 0.0030 तक तो सेम ही है, यानी कि यहाँ तक तो कैटेगरी डेसिमल तक तो सेम ही है, सिर्फ इतने ही चेंजेस है ना। तो हम एयर को और वैक्यूम को, यानी कि जिसको हम फ्री स्पेस बोलते हैं, एयर और वैक्यूम, जिसमें सेम लेते हैं, जैसे कि हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लेते थे, है ना, उसी तरीके से। ठीक है, अच्छा वाटर पे आ जाओ। तो वाटर की वैल्यू कितनी होती है, 4/3 हो जाती है, यानी कि अब इसको मल्टी डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा आने वाली है। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम चेंजेस चेंज कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। और देखेंगे तो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा दिख रहा है हमें, 2.47, इन सबसे ज्यादा ही है ना। तो यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, डायमंड में। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग मटेरियल्स के अंदर अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है। सो दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन, हाउ रिफ्लेक्शन अकर। अब आती है बात रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो भी पढ़ चुके हैं हम। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ही बोलते हैं। और ये बताता है कि लाइट किसी मीडियम में कितने तेज ट्रेवल करेगी। तो अभी यही बात हो रही थी ना, कि जैसे जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, अब मान के चलो मैं बोल दूं यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखा है मेरे पास यहाँ पे सपोज करो आइस। तो अब लाइट, अब देखना लाइट में तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी ज्यादा है ना। तो यहाँ पे ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एयर की बात कर लें और वाटर की बात कर लें, तो दोनों के अंदर क्या हो गया, ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, यानी डेविएशन भी उसका उसी के हिसाब से होगा। अब अगर एयर से जा रही होगी वाटर में, तो क्या हो रहा होगा, लाइट जो जा रही होगी वो क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी, है ना। लाइट जो होगी वो ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है। पर लेकिन अगर हम वही उसे वाटर से एयर में भेज देते हैं, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, यानी कि डेविएशन पता चल जाता है कहाँ हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही बताता है वो कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा डेंसर है ऑप्टिकली। ठीक है, और लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा या कम होगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अच्छा दूसरी चीज क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, और गिवन मटेरियल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट। अगर किसी मटेरियल का मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देख रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो क्या होगा इसका रेशियो, तो हमेशा क्या होगा, इट्स अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, तो उसको हम किससे लिख रहे हैं, सी से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो एन यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिव, यहाँ पे मैं म्यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं म्यू भी लिख सकता हूँ। अब सपोज करो यहाँ पे मैं मीडियम के अंदर जैसे एयर से, तो एयर और ग्लास की बात हो रही थी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा दूसरी इसके कोई यूनिट है नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेशियोज है, तो इसकी कोई देखो स्पीड ऑफ लाइट की यानी मीटर पर सेकंड, और इधर भी लोगे तो नीचे मीटर पर सेकंड, दोनों एक दूसरे यूनिट को क्या कैंसिल कर दिया, जब यूनिट कैंसिल हो गई तो उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। Refractive index of medium gives an indication of light bending ability of that medium। सेम वही बात बोल रहा है, बस केवल एक लाइन अलग है, क्या, कि बेंडिंग एबिलिटी को बताता है उस मीडियम की। यानी कि वो डेंसर मीडियम है तो लाइट कैसे बेंड होगी, यानी कि अवे चली जाएगी, रेयर से डेंसर में आ रही है तो। और अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है, सॉरी, रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। और डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे चली जाएगी, तो वो कितनी लाइट बैंड हो रही है। ठीक है, उस एंगल को, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बताएगी कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल आई है वो आर के बराबर नहीं है। अगर हम लाइट को रेयरर से डेंसर में लेके जा रहे हैं, तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल आती है ना, यानी कि एंगल आई जो है वो बड़ा होगा एंगल आर से। ठीक है, और अगर वही बात करें हम, कहा डेंसर से रेयर के अंदर लाइट जा रही है, तो क्या होगा, एंगल आई जो होगा वो छोटा होगा एंगल आर से। नहीं तो देखो इस वाले इमेज में, अगर हम यहाँ देखें, इसको मैं रेस कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर में आ रही है तो एंगल आई ज्यादा बड़ा है एज कंपेरिजन टू एंगल आर, और यहाँ पे डेंसर में तो एंगल आई छोटा है एंगल आर से। ठीक, फिर इसी के अंदर दो चीजें और आती हैं, एक आता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक आता है एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव के अंदर क्या हो रहा है, लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्शन होता है। देन द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कॉल्ड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नॉट इन द एयर और वैक्यूम।
अब यानी कि दो जो मीडियम्स हैं, यानी कि जो फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम जो हमने डिफरेंशिएट किए हुए हैं, वो दोनों मीडियम के अंदर कोई भी मीडियम हमारा एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए। यानी कि ऊपर वाला अगर ग्लास है, नीचे वाटर हो जाए, ठीक है, या ऊपर वाटर हो जाए, नीचे ग्लिसरीन हो जाए, या कोई भी एक्सेप्ट हो जाए, बस एयर और वाटर नहीं होना, एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट के अंदर क्या है, एब्सोल्यूट के अंदर हमें एक वैल्यू तो पता है ना, क्योंकि एक वैल्यू कैसे देखो, रिलेटिव के अंदर हमें ग्लास और वाटर का नहीं पता इतना कि क्या होगा। पर लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं एयर का नाम ले लूंगा तो वो तो फिक्स्ड हो जाएगी ना। तो यानी कि क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गई क्या, द लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम और एयर टू दी अनदर मीडियम, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कॉल्ड एब्सोल्यूट। यानी कि दोनों में से कोई एक मीडियम, फर्स्ट और सेकंड में से दोनों में से कोई एक मीडियम हमारा एयर अगर है या वैक्यूम है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। और अगर दोनों ही में से कोई भी मीडियम एयर और वैक्यूम नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम एंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द कलर। अब वेवलेंथ ऑफ द कलर जैसे हमें पता है, विबग्योर क्लास 10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और अभी इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ा था कि विबग्योर के अंदर जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड की सबसे ज्यादा होती है ना। तो अब रेड की वेवलेंथ जब ज्यादा है यहाँ पे, तो यानी कि उस चीज पे भी डिपेंड करेगा ये कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है और किसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। इफ एनी टू मीडिया आर ऑप्टिकली एग्जैक्टली सेम, अब दोनों मीडिया अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सेम, सपोज करो मैंने कोई एक मीडियम लिया एक्स और दूसरा मीडियम लिया वाई, इसकी इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, सपोज करो, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो लाइट रे आएगी, तो मीडियम तो कोई, उसके लिए तो कोई चेंजेस नहीं दिखे ना उसे, तो जो स्पीड की लाइट पहले थी वो स्पीड लाइट ऐसी है, तो जैसी आएगी वो वैसे की वैसे ही पास थ्रू हो जाएगी, यानी कि वहां पे कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। तो सब्सटेंस हैविंग द हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, नो बेंडिंग अकर, ठीक है, exactly same, then no bending occur when the light passes from one medium to the another. A substance having higher reflective index is optically denser than the another substance having the lower reflective index. अभी वही बात बताई थी कि अगर जैसे जितना ज्यादा म्यू होगा या एन वो ले लें, उतना ही ज्यादा मटेरियल कैसा है, डेंसर है, यानी कि उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम होगी उसके अंदर, ठीक है। देन एक नई चीज हम यहाँ पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे मीडियम 1 है, यहाँ मीडियम 2 है, मीडियम 1 से लाइट गई मीडियम 2 की तरफ, यहाँ पे सपोज करो मिरर लगा दें, ये वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी, ये देखो उसी पाथ को रिट्रेस कर लिया, यानी उसी पाथ से वापस लौट गई। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। मीडियम चेंज अगर नहीं हो, अगर मीडियम चेंज नहीं हो, सपोज करो मैंने यहाँ एयर लिया, यहाँ ग्लास लिया है, ठीक है। तो अब जो लाइट रे सपोज करो यहाँ से आ रही होगी, ठीक है, ये इधर जाएगी, अब देखो रेयर है ना, ऊपर नीचे डेंसर है, तो ये इसको जाना यहाँ था, पर लेकिन ये इधर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ मिरर लगा दूं एक, तो लाइट क्या होगी, मिरर की वजह से क्या होगी, टकराएगी, और टकरा के वापस अब ये लाइट चीज बन जाएगी इसके लिए इंसिडेंट। और जब ये डेंसर से रेयर जाएगी, तो देखो ये नॉर्मल है ना, इसको जाना ऐसे चाहिए था, पर ये कहाँ चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये चीज आई होप क्लियर हुआ होगा, फिर से देख लो नहीं तो एक बार। सपोज करो ये दो मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल लाइन बनाई, ठीक, और ये बन गई इंसिडेंट रे, ठीक। अच्छा, लाइट को ऐसे जाना था, पर लेकिन ये तो हमारा क्या, रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है, तो लाइट कैसी चली गई, पर लेकिन इधर टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसी जगह मैंने एक मिरर लगा दिया अंदर, तो मिरर लगाने से क्या होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसी जाएगी। अब ये ऐसे ही जानी चाहिए, तो इसको कैसा जाना था, ये इधर जाएगी ना, इसको इधर जाना चाहिए था ऐसा, पर इधर की जगह कहाँ चली जाएगी, ये इस डायरेक्शन चली गई, है ना। क्यों, तो ये क्या हो गया, इससे अवे फ्रॉम द नॉर्मल है कि डेंसर से रेयर जा रही है, तो यानी कि क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि अपना ही पाथ रिट्रेस कर लिया, जिस पाथ से वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में आई थी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इन मीडियम 2, अगेन इट रिफ्लेक्ट बैक टू दी सेम पाथ, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो अब इस चीज को अगर हम उसमें फॉर्मूले के फॉर्म में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में, तो देखो इसको इरेज कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। हम्म, तो अब देखो क्या लिखा हुआ, एन जी ए, तो एन ये क्या है, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, यानी मीडियम 2 को हमने ग्लास मान लिया, ठीक है, और ये हमने एयर मान ली,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, हमें पता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अब अगर दूसरे वाले में देखें, एक सेकेंड, इस वाली कंडीशन को देखो यहाँ, इस वाले को मान लो, ठीक है। तो ये एयर है, ये ग्लास। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, इसको अगर लिख रहा हूं मैं, म्यू जी ए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो इसने लॉ के हिसाब से साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये तो बन गया कहाँ, जब रेयरर से डेंसर में गई, मीडियम 1 से मीडियम 2 में। अब सपोज करो ये जहाँ पे मैंने मिरर लगाया तो ये वापस से गई, तो सेकंड इमेज बनाई है, सेकंड इमेज के अंदर क्या होगा, अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, जैसे मिरर से रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। जब यहाँ से गई तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ से इधर जा रही है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, म्यू, अब ये ना ग्लास, तो यानी एयर में जा रही है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो मैंने इसको इधर से लिख दिया। अब मैं जब इसको ऐसा लिखूंगा तो यहाँ पे एंगल आर आएगा ना पहले, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन आर, और ये वाला आई आएगा बाद में, साइन आई, ठीक, दोनों हो गए। अब मैं इन दोनों को अगर देखूं ध्यान से, तो ये क्या हो रहा है, जैसे इसका रेसिप्रोकल हुआ ना कि नहीं हुआ, है ना, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। यानी कि अब मैं अगर लिखना चाहूँ ए म्यू जी इज इक्वल्स टू, तो अब जब मैं इसको लिख रहा हूँ तो यानी कि मैं अगर इसको नीचे में 1 अपॉन में करके लिख दूंगा, अगर मैं इसको 1 अपॉन में करके ऐसे लिख दूंगा, तो ये मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ऐसे देखो, यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट कंडीशन के लिए जब रेयरर से डेंसर में गई, और ये वाला हमारा कौन सी कंडीशन है, जब हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं। तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा, इस तरीके से, रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक। आगे आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये हमने क्लास 10th में आराम से पढ़ा हुआ है। जैसे इस इमेज में देख रहे हो, एक हमने इंसिडेंट लाइट कराई ग्लास स्लैब पे, और इसमें से होके बाहर निकली है, तो हमें यहाँ पे विजिबल है ये, हमें कोई ड्रॉ नहीं करना, देखना है, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि लाइट क्या हो गई, अपने पाथ से अलग चली गई, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर चली गई कहाँ, इधर, ठीक। तो ये चीज क्या हो गई, ये गैप आ रहा है, डिस्प्लेस हो गई ना, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट। इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। जैसे कि अब देखो, इसको मैं हल्का सा जूम इन करके, जूम आउट, सॉरी। तो अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे एक नॉर्मल रखा है, ग्लास स्लैब रखा, जिसकी थिकनेस टी होगी कोई भी, ठीक है। तो अब एक इंसिडेंट यहाँ से फॉल कराई, मेक एन एंगल आई, जब ये गई तो यहाँ से देखो, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, ग्लास की बात हो रही है ना, एयर और ग्लास में दिखा है। तो अब ये कैसे रेयर से डेंसर जाएगा, तो क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहाँ, टूवर्ड्स द नॉर्मल, कहाँ चली जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल को, जाना ऐसे था इसको इस डायरेक्शन में, पर चली कहाँ गई, इस डायरेक्शन में, ये आ गया। अब ये क्या होगा, डेंसर में है, और बाहर जब बाहर निकलेगी तो क्या रेयर में जा रही है, तो अब देखो इसको जाना कहाँ था, इधर, पर कहाँ चलेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब हम दोनों लाइनों को इकट्ठा देखेंगे, दोनों कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, यानी कि ये इंसिडेंट लाइट आ रही है और ये आ रही, दोनों कैसी है, पैरेलल है, पर लेकिन क्या हुआ, शिफ्ट हो गई, कितनी लाइट, ये इतना शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है लास्ट में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट ई, ठीक है। और जो लाइट शिफ्ट हुई है, इसी को हम बोलते हैं क्या, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब आती है एक नई चीज जो शायद पढ़ी भी होगी काफी बच्चों ने, ठीक है, जैसे कि क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या चीज होती है, तो अब देखो, जैसे क्रिटिकल एंगल हमेशा, क्रिटिकल एंगल याद रखना कि क्रिटिकल एंगल के लिए हमेशा जो लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए वो डेंसर से रेयर होनी चाहिए। अगर रेयर से डेंसर लाइट आ रही है तो क्रिटिकल एंगल कभी नहीं बनाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हमने लिया, तो लाइट कहाँ से जा रही है, देखो इसमें दिख रहा है ना, डेंसर से, यानी कि हमारे लिए पहला मीडियम का है, अंदर से भेजना। तो जब लाइट यहाँ से गई, ठीक है, तो इस वाले को तो बात की कंडीशन आ गई, अभी पहले इस वाली कंडीशन में देखो। तो डेंसर मीडियम से हमने, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से एक लाइट जो छोड़ी, ये इधर गई, मेक एन एंगल I1, और जब ये गई तो देखो डेंसर से रेयर जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना कैसा था इसको, इधर, कहाँ चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। फिर हमने उसी को हल्का सा ऑल्टरेट करके एंगल आई बढ़ाया, यानी कि मैंने अब जो इंसिडेंट एंगल है वो इंक्रीज कर दिया, इंसिडेंट एंगल क्या कर दिया, इंक्रीज। देखो सीरियस, I1 जो है वो छोटा है I2 से, एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 इज लेसर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट I2, ठीक है, ऐसे करा। जैसे ही मैंने इसको यहाँ किया तो लाइट क्या हो गई, और ज्यादा डेविएट हो गई नीचे की तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जानी इसको ऐसे था, चली गई इधर। अब मैंने इसको थोड़ा और किया, तो क्रिटिकल एंगल में I3 जो हो गया वो और ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैंने I3 को बड़ा किया, तो क्या देखा कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया वो,
90 डिग्री। तो इस एंगल को हम एक चीज और बोलते हैं ग्रेजिंग एंगल, इसको एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग एंगल, ठीक है। तो यानी कि देखो अब क्या हुआ, ये वो एंगल, यानी कि इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो ये वो एंगल जिस एंगल पे लाइट का जो रिफ्लेक्शन पार्ट होता है, जो लाइट का रिफ्लेक्टिव एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाए। यानी कि डेंसर मीडियम से लाइट जब हम इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, डेंसर मीडियम से हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, तो रेयर में जाकर रिफ्लेक्टिव एंगल बनाएगी, ठीक है। और वो एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री अगर उस एंगल पे, तो जो एंगल इंसिडेंट बन रहा है उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे लाइट गई, यहाँ पे जाके इधर चली गई, तो यानी कि कितना बन रहा है नॉर्मल के हिसाब से, ये वाला एंगल, ये तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये है रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कितना एंगल बना, दोनों के संग में जो बनता है, तो ये कितना बन रहा है, पूरा 90 डिग्री। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जब 90 डिग्री बनाए, कब, जब किसी एंगल, इंसिडेंट एंगल पे 90 डिग्री बनाएगी, तो वो इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब अगर मैं इससे ज्यादा इसका एंगल इंक्रीज करूंगा, ठीक है, अब अगर क्रिटिकल एंगल से ऊपर हम एंगल इंक्रीज करेंगे, तो ये लाइट रे क्या करेगी, ये अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, याद सही बता रहा हूं मैं, ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर की तरफ। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद और टॉपिक वही है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके से क्रिटिकल एंगल में चेंजेस आते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर देते हैं तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे, एक मटेरियल है, ठीक है, कोई भी एक मीडियम है सपोज करो, ठीक, जैसे लिक्विड या गैस है, तो अगर मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागने की वजह से यानी कि उनमें बीच में गैप आ गया, यानी कि वो क्या हो गया, रेयरर हो गया कि नहीं। और रेयरर बनने की वजह से क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि क्रिटिकल एंगल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी बात हुई ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होने से क्रिटिकल एंगल डिक्रीज होगा। और टेम्परेचर क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, तो ये दोनों इनवर्स है ना, तो क्रिटिकल एंगल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। वेवलेंथ क्या करो, इंक्रीज इन वेवलेंथ रिजल्ट इन डिक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज हुआ तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, कोई दोनों एक दूसरे उल्टे हैं। कलर में, अब जैसे वेवलेंथ की बात करें तो कलर में पता है विबग्योर में वॉयलेट का सबसे कम वो है वेवलेंथ, और रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ, ठीक है। तो अब क्या करें, वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं इसके अंदर। तो कौन कौन से फैक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर, वेवलेंथ एंड कलर। अब आ जाती है बात टीआई, आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो अब जैसे देखो यहाँ पे अगर इस वाली कंडीशन में देखो, तो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। ये तो क्या है कि हम जब स्ट्रेट नॉर्मल भेजे, तो नॉर्मल तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, नॉर्मल पे कोई भी लाइट भेजोगे विदाउट मेकिंग एनी एंगल, तो एंगल यहाँ पे जीरो हो गया रिफ्लेक्टिव इंसिडेंट का। अब यहाँ से हमने लाइट भेजी थीटा 1 एंगल पे, इस पे थीटा 1 पे, तो थीटा 1 पे भेजी, इसको जाना था ऐसा, पर लेकिन क्या है, डेंसर से रेयर में जा रही है ना, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर हमने और एंगल बढ़ाया, जैसे हमने एंगल बढ़ाया तो हमने देखा कि लाइट जो है वो ऐसी चली गई, यानी कि मीडियम, जो इंटरफेस मीडियम है उसके बिल्कुल पैरेलल चली गई, यानी कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है रिफ्लेक्टेड रे, वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। यानी कि हमने क्या तुरंत बोल दिया कि भाई लो क्रिटिकल एंगल आ गया ये तो, यानी क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्रिटिकल एंगल से ऊपर थोड़ा बहुत भी इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, लाइट अंदर की तरफ मूव होना चालू हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, अंदर की तरफ। और देखो वही हुआ, यहाँ पे जो एंगल है ये, सपोज करो ये एंगल बना थीटा, इसको नाम देते हैं 2, ठीक है। तो अब यानी कि थीटा 2 जो है वो ज्यादा है किससे, थीटा सी से, और थीटा सी ज्यादा है किससे, थीटा 1 से। यानी कि एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ, एंगल इंक्रीज हुआ किससे, क्रिटिकल से, तो लाइट क्या हो गई, अंदर की तरफ आ गई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों नाम दिया, क्योंकि अब देखो नॉर्मल, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन में कुछ अमाउंट की लाइट होती है, वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है हल्की सी, और बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। पर यहाँ पे पूरी की पूरी लाइट अंदर चली जाती है, पूरी की पूरी लाइट क्या होती है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। और इस फिनोमेना का यूज करके हमारे पास काफी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है, जो आज हम इतना ज्यादा इतनी स्पीड में हाई स्पीड इंटरनेट वगैरह चला रहे हैं ना, वो सब इसी की वजह से है। क्यों, क्योंकि आजकल जो हम सिग्नल्स को भेज रहे हैं वो केबल के थ्रू नहीं, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेज रहे हैं,
ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक सिग्नल लाइट की हेल्प से ट्रेवल करता है, और लाइट की स्पीड कितनी तेज है, 3 × 10⁸। तो बस वो लाइट की स्पीड से अंदर ट्रेवल करता है बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई अमाउंट, एक जो एनर्जी, बिना एनर्जी के लॉस हुए, क्योंकि देखो कोई भी यहाँ पे लाइट का लॉस नहीं हो रहा ना, पूरी की पूरी लाइट अंदर की तरफ आ रही है इसके ना टोटल इंटरनल में, और मिरर में तो ऐसा हो रहा था। ठीक, तो इसी को बोलते हैं TIR। और इसके अपनी इसमें क्या था, ऑप्टिकल फाइबर। जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट लगाया, और यहाँ से देखो लाइट गई है, और ये लाइट गई गई तो ये यहाँ पे क्या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ ना, तो ये लाइट क्या हो गई, देखो बाहर उधर साइड कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, और लेकिन अंदर की तरफ दिख रही है कि नहीं, मुड़ के आ गई, यानी कि इसका क्या हो गया, TIR। क्या हो गया ये, TIR। ठीक है, नेसेसरी कंडीशंस क्या है TIR होने के लिए, तो लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू, देखो देखो सीधी बात, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए ना एंगल को, और क्रिटिकल एंगल के लिए हमेशा भी चीज बताई थी, डेंसर से रेयर में ही जानी चाहिए लाइट को। तो यानी कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू दी ऑप्टिकल रेयर मीडियम, दैट इज मीडियम 1 शुड हैव हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू मीडियम 1, टू कंपेयर टू मीडियम अदर मीडियम 2। ठीक है, अच्छा, लाइट ट्रेवल्स इन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कम ट्रेवल स्लोअर, जितनी ज्यादा डेंसिटी लाइट की स्पीड कम, यानी कि एज कंपेरिजन टू द रेयर। और जो इंपॉर्टेंट, देखो फर्स्ट वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है ही, सेकंड वाला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी कि जो थीटा हमने 2 लिया अभी, वो ग्रेटर है ना किससे, थीटा सी से, तो यानी कि थीटा जो बन रहा है वो इंसिडेंट एंगल ही तो है भाई, देखो ये जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल ही तो है, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि इनडायरेक्टली ये थीटा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। कुछ एप्लीकेशन है TIR की, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी जस्ट हम एग्जिस्ट देख लेते हैं कैसे, जैसे कि हम देखो हमें दिखता है मिराज, मिराज में क्या होता है, हमें कभी हम देखेंगे तो क्या होता है, नीचे की यहाँ पे सरफेस होती है ना, ये क्या होता है, हॉट होती है, धूप पड़ती है, तो यहाँ पे जो वे एयर होगी वो क्या होगी, हॉट की वजह से क्या होगा, रेयर हो जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या होगी, कोल्ड, तो यानी कि डेंसर होगी। तो लाइट जब हम देखते हैं तो इसकी वजह से हमें क्या दिखता है, यहाँ पे पानी ऐसा दिखता है। ठीक है, दैट इज द कंडीशन ऑफ मिराज। जैसे कि रेगिस्तान में हम देखते हैं, डेजर्ट में, तो सेम चीज होती है कि ये जो हमारा यहाँ पे ट्री है, तो ट्री के ऊपर वाला एरिया तो कूल है, तो यानी कि डेंसर मीडियम हो गया, और नीचे वाली के डेजर्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो उसकी वजह से नीचे हॉट मीडियम तो रेयर हो गया। तो यहाँ से जब हम इसे देखते हैं, ठीक है, तो लाइट क्या होती है, जो इस ट्री की जो, तो भाई देखो हमें ऑब्जर्व कब होता है, चीजों को हम कब ऑब्जर्व कर पाते हैं, जब उस पर लाइट पड़ती है ना, लाइट यानी उस पर जब लाइट फॉल करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तो हमें दिखता है। अभी हमने यहाँ से देखा, तो हमने देखा तो हमें क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कि लाइट इसकी रिफ्लेक्ट होकर तो जा रही है, पर यहाँ पे क्या डेंसर, और फिर रेयरर होती जा रही है, फिर उससे भी और ज्यादा रेयरर, फिर उससे और रेयरर, लेकिन इस वाले टर्म के लिए ये डेंसर हो गया, इस वाले टर्म के लिए ये डेंसर हो गया, यानी कि डेंसिटी कम होती जा रही है और रेयरिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऊपर से नीचे आते हुए कम होती जा रही है, सेम नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है, कंटिन्यूसली हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूसली बैंड होता जाएगा, बैंड होता जाएगा, और एक लिमिट पे आके इधर तक, इस लिमिट पे आके अंदर की ही तरफ क्या हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही है लाइट। एग्जैक्टली पाथ तो ये है, लेकिन जब ऑब्जर्वर देख रहा है उसे, तो उसे क्या दिख रहा है कि लाइट हमेशा कहाँ से आ रही है, इस तरीके से, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे एक पानी जैसा दिखता है, उस पानी के अंदर उस ट्री की इमेज दिखती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, मिराज। इसी का एक और बड़ी चीज होती है, इसको हम बोलते हैं लूपिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लूमिंग, लूमिंग को बोलते हैं सुपीरियर मिराज, सुपीरियर मिराज। सुपीरियर मिराज में क्या होता है, अगर हम दूर से देखें तो हमें क्या दिखता है, कि कोई जो बोट वगैरह है वो क्या है, हमेशा देखो कितना गैप है, उड़ती हुई दिखती है, पर एग्जैक्टली भाई बोट तो पानी में चलती है, हवा में तो उड़ती नहीं है। ठीक है, तो दिखती है, तो देखो यहाँ पे ऐसे एक ऑब्जर्वर दिख रहा होगा। ठीक है,